Assalamu alaikum my dear students. As you know that alhamdulillah by the grace of Almighty Allah हमने बेटा डिस्कस किया है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने पहले भी बोला था उसके बारे में, दैट इज RQ। और RQ के बाद भी हमने कुछ मेन टॉपिक डिस्कस कर लिए बेटा, जो जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कल। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग कैसे होती है किन में बेटा, प्लांट्स में, याद होगा, ठीक है ना। हाउ ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो हमने देखा था बेटा प्लांट्स जो है उनमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो होता नहीं है, मगर उसके बावजूद भी वो रेस्पिरेशन प्रोसेस शो करते हैं या ब्रीदिंग कराते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा एंड थ्रू लेंटिसेलस। ये हमने कल डिस्कस किया था बेटा। अब जो है ना, अब जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो टॉपिक जो है, अब हम कोशिश करेंगे मैकेनिज्म समझने की, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कितने टाइप्स होते हैं बेटा, दो टाइप्स होते हैं। एक है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, फाइनली एटीपी कैसे बनते हैं, इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका भी मैकेनिज्म हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करेंगे। रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में है, उनको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, आज जो हमारा फिलहाल टॉपिक है, ये टॉपिक जो है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे सर आपने तो रेस्पिरेशन क्या पहले दिन ही इसकी डेफिनेशन बताई थी, होता क्या है रेस्पिरेशन। बेटा अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं। पहले रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखोगे, दैट इज रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और you can say breakdown of क्या बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। याद होगा ये मैंने जो बोला था, ये पढ़ाया भी था, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं। जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स उनमें क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स उनका क्या होगा, ब्रेकडाउन। तो बेटा आपको पता है क्या रिलीज होगी, टू रिलीज एनर्जी, याद है ना, शाबाश। वो एनर्जी किस फॉर्म में बेटा रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्या रिलीज होता है बेटा, एक गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या भी रिलीज होता है बेटा, वाटर। तो ये जो डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है रिलेटेड विथ रेस्पिरेशन, ये एक्चुअली ये प्रोसेस चलती है सेल के अंदर। किसके अंदर, सेल के अंदर। जो मैंने आपको ये बताया ना, देखो बेटा अगर आप ये सेल ले रहे हो, ये सेल है बेटा, ठीक है बेटा। चलो यहां पे सेल लेते हैं, ये प्लांट सेल है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन हम डिस्कस किससे करते हैं, प्लांट से। प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बना बेटा, ग्लूकोज। पता है ना, ग्लूकोज ही बनता है, ठीक है। हाँ, प्लांट ट्रांसपोर्ट इसको इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज करता है और स्टोर रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। वो मैं आगे भी बताऊंगा ग्लाइकोलिसिस में, उसमें फिलहाल ये देखिए कि एक्चुअल होता क्या है। प्लांट सेल ने फोटोसिंथेसिस की, ग्लूकोज बनाया। तो बेटा ये ग्लूकोज मैंने आपको बताया था, फिर इस ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। और जब ये फाइनली ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और क्या रिलीज होता है, एटीपी। मुझे बेटा ये बताओ, क्या मैं गलत हूं या सही हूं, क्या ये प्रोसेस, ये जो मैंने अभी तक लिखा, ये सेल के बाहर चल रहा है या सेल के अंदर चल रहा है, सेल के अंदर। इसलिए इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन आपको यही याद रखना है, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही मेन है, जो सेल के अंदर ये प्रोसेस चलती है। ठीक है बेटा, याद रहा। तो ये हो गया किसका कंसेप्ट, रेस्पिरेशन का। अब अगर याद होगा बेटा, मैंने आपको बोला था ये जो रेस्पिरेशन है, मैंने लिखाया उधर था, मगर मैंने आपको फिर वो होमवर्क दिया था। मैंने बोला था जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है बेटा, एक मैंने टाइप बोला था ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड। कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, वेदर इट इज प्रोटीन देन इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, इफ इट इज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट देन इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ये तो हमने डिस्कस किया था ए वाला पार्ट। लेकिन बी वाला पार्ट मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बी वाले पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बिना पर इस रेस्पिरेशन के बेटा कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, टू टाइप्स है। पहला वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो मतलब बताया था, वो आपने होमवर्क करके भी शायद मतलब अपनी जगह रखा होगा। एक मैंने बोला था एन एरोबिक रेस्पायरेशन, एन एरोबिक रेस्पायरेशन। तो इसमें होता क्या है बेटा? ये वो रेस्पिरेशन है विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा सा आइडिया लेती है क्योंकि बाद में इसका मैकेनिज्म भी समझना है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अगर रेस्पिरेशन हो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा बेटा, जिन ऑर्गेनिज्म्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जिन ऑर्गेनिज्म्स में बेटा क्या हो? एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनको एनारोब्स कहते हैं बेटा। एनारोब्स क्या कहते हैं? एनारोब्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर कौन से ऑर्गेनिज्म्स एनारोब्स है? तो बेटा लिखो ना कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म एनारोब है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। आप याद रख सकते हो एक फंगस है जिसका नाम है यीस्ट, ठीक है बेटा, यीस्ट। इट शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक ऑर्गेनिज्म्स है कुछ जिनको हम बोलते हैं बेटा एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स, जब आप एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ते हो उसमें हम बोलते हैं कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं विच आर एंडोपैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होता है बेटा? जो होस्ट पे डिपेंडेंट हो। अगर ये होस्ट के बाहर आउटसाइड उसके बॉडी पे पाया जाए इट इज एक्टोपैरासाइट। अगर ये होस्ट के इनसाइड हो देन इट इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट। कोई एक एंडोपैरासाइट बताओ जिसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। टेपवर्म का नाम सुना होगा, ठीक है ना, या एस्केरिस है, दे शो द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कौन एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं बेटा? वाटर लॉज्ड प्लांट्स, वाटर लॉज्ड प्लांट्स, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, राइस। आपको याद होगा जब हम राइस के सीडलिंग्स किस में लगाते हैं बेटा? फील्ड के अंदर, याद होगा ना, वो लगाते हैं, देखा है, शाबाश। जब हम राइस के फील्ड ये सीडलिंग्स किस में डालते हैं? राइस के फील्ड में डाल देते हैं, तो काफी टाइम तक हम उनको किस में रखते हैं? वाटर में रखते हैं, है ना। और उस वक्त जब इनके रूट्स वाटर में हो तो आपको याद रखना है उस वक्त जो राइस का प्लांट है ना वो शो कराता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए मैंने लिखा है वाटर लॉज्ड प्लांट्स। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ राइस, ठीक है। और कौन से ऑर्गेनिज्म्स है बेटा? हम भी तो दिखाते हैं मगर हम तब दिखाते हैं, जनरली वी आर एरोब्स, ह्यूमन्स आर एरोब्स। मगर जब बेटा आपने पढ़ा होगा जब हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इन मसल्स में बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एक एग्जांपल लिख सकते हो ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स बेटा। मगर कब? ये क्या लिखोगे? ड्यूरिंग विगरस या हैवी, VIGROUS, विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है बेटा। अगर कोई बोलेगा कॉमनली ह्यूमन मसल्स क्या है तो उस वक्त बोलोगे एरोबिक, ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन्स एरोब्स है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? हैवी मतलब जिम जाते हो कभी या देखा होगा, जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमें वो पेन सी महसूस होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारे मसल्स तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पाता है और उस वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है बेटा। ये हम एनारोबिक रेस्पिरेशन से कुछ मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा ये होती है तब जब होगा क्या? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होगा मगर विदाउट ऑक्सीजन। दूसरा हमने लिखा जिन ऑर्गेनिज्म्स में ये पाई जाती है उन्हें एनारोब्स कहते हैं। और ये जो एनारोब्स है ये डिफरेंट हो सकते हैं, यीस्ट हो सकता है विच इज ए फंजाई, कुछ एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं, वाटर लॉज्ड प्लांट्स होते हैं लाइक राइस। इस तरीके से आप याद रख सकते हो ह्यूमन मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कराते हैं, मगर बेटा तब ही शो कराते हैं जब शाबाश जब क्या होगी? हैवी फिजिकल एक्सरसाइज। तो बेटा इस एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेवेंट कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या क्या पॉइंट्स है मैं यहां पे इनके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो बेटा और पॉइंट्स है ये किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन का। इसी के पॉइंट्स है बेटा, कंटिन्यू कीजिएगा। बेटा ये
याद रखना और रिवाइज भी करते जाना बेटा। यही अगर आपको सचमुच में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, अपने आप को सचमुच में जिसके लिए आप आए हो, जिसके लिए आप पढ़ते हो, ठीक है ना, सचमुच में अपने आप को मतलब एक अच्छा कैरियर आगे जाके प्रोवाइड करना है, तो सिर्फ एक ही ये हमेशा याद रखिए बेटा, दैट इज हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क करते रहिएगा। अब बेटा देखिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये पॉइंट्स तो हो गए, एक और पॉइंट लिखते हैं रिलेटेड विद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में बोलते हैं देयर इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड कंप्लीटली तौर पर ब्रेकडाउन नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ये होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तब जाके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हम ग्लूकोज लेते हैं वो कंप्लीट तौर पर क्या होता है, ब्रेक डाउन। मगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो बेटा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो फूड है, जैसे ग्लूकोज विच इज ए कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होता है इस सबस्ट्रेट का पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। व्हाट इज पार्शियल? इनकम्प्लीट पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये भी याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसे याद रखना है बेटा, जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो एंड प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं? एंड प्रोडक्ट्स मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा, फिलहाल मैं कुछ मेन पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये याद रखना, ठीक है बेटा। या क्या क्या बनेगा, अब ये डिपेंड करता है आप किस सेल की बात कर रहे हो। अगर आप यीस्ट की बात कर रहे हो, चलो यीस्ट का लेते हैं पहले। अगर आप यीस्ट की बात करोगे बेटा, तो यीस्ट में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इथेनॉल और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। लेकिन बेटा अगर आप किसकी बात कर रहे हो, ये हमने यीस्ट का लिया, हम लेते हैं ह्यूमन मसल्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है बेटा। इनको आगे हमें डिटेल से पढ़ना है, इथेनॉल कैसे बनता है, लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, मगर फिलहाल इसके लिए याद रखना है प्लस सीधे एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि एंड प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, एटीपी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन केस ऑफ यीस्ट क्या है बेटा, इज इट ए प्लांट? नो, इट इज ए फंजाई। ह्यूमन मसल्स में कब, हाँ हैवी, वो इंपॉर्टेंट चीज है, आप ह्यूमन मसल्स को जरूर ये साथ लिखते जाइएगा, ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, वरना ह्यूमन मसल्स ऐसा नहीं, ह्यूमन मसल्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एटीपी बनेगा, तो ये हो गए एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए बेटा और कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड विद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा और क्या याद रखोगे इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में? एक और चीज याद रख लेना बेटा, इसमें जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में है, इसमें कम यानी कि हम कह सकते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, समझ आए बेटा। वैसे आपने ये डिफरेंस तो करके रखा होगा, हम लिखते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें क्या होती है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन फूड होता है, तो जो एनर्जी निकलेगी एटीपी वो क्या निकलेगी, कम निकलेगी। तो हम लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा एक ग्लूकोज ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जब बेटा क्या होता है, ब्रेक डाउन, तो ये सिर्फ बेटा देता है 2 एटीपी। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, 2 एटीपी। एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, मगर कौन सी रेस्पिरेशन होगी बेटा, एनाएरोबिक, तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे एक ग्लूकोज से, 2 ही रिलीज होते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया बेटा। यानी कि कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद रख सकते हो। अगर यही मैं एरोबिक में लिखता बेटा, तो वहां पर या तो हम लिखते हैं 36 या लिखते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना फर्क है इन दोनों में, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं बेटा ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, अच्छा एक और पॉइंट लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को इट इज आल्सो कॉल्ड, बेटा ये याद रखना, ये यहां से पॉइंट है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इट इज आल्सो कॉल्ड, बेटा क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स है ना, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स वो इसको नाम देते हैं
फर्मेंटेशन। अब आप बोलोगे सर फर्मेंटेशन का मतलब क्या? फर्मेंटेशन का मतलब बेटा जब शुगर गेट्स कन्वर्टेड, जब बेटा शुगर किसमें कन्वर्ट हो जाए, किसमें? इनटू, वो बेटा याद रखना, शुगर कन्वर्ट हो जाए इनटू अल्कोहल। जैसे यहां देखो बेटा क्या हुआ था, इथेनॉल, एंड इथेनॉल इज ये अल्कोहल है ना, तो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, और दूसरे में क्या हुआ, एसिड बना ना। तो जब शुगर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड एसिड, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है। और किसी जगह पे आप देखोगे बेटा ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन के साथ किसी जगह लिखा होगा इट इज आल्सो कॉल्ड जाइमोसिस, तो वो भी लिखना बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड जाइमोसिस बेटा, ZYMOSIS, जाइमोसिस। किसको बोलते हैं बेटा जाइमोसिस? हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और नाम फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर कन्वर्ट होता है इनटू अल्कोहल एंड एसिड में। दूसरा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या नाम? जाइमोसिस। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब यीस्ट जो है बेटा, जो यीस्ट है ना, यीस्ट क्या काम करता है? ये ग्लूकोज को, किसको बेटा? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू इथेनॉल, जो इधर लिखा करता है ना बेटा। और इसके लिए यीस्ट के पास जो एंजाइम होता है जो ये रिएक्शन कराता है उसका नाम है जाइमेस। कौन सा एंजाइम? जाइमेस एंजाइम। क्योंकि जाइमेस एंजाइम ने किसको? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में, इथेनॉल में। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? जाइमोसिस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जाइमेस एंजाइम, जो किन में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है। चलो बेटा अभी तक जो डिस्कस कर लिया, देखते हैं कितना याद आपने रखा है। मैं यहां से देखो, आप इधर सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर 1, अगर क्वेश्चन आए जो रेस्पिरेशन है, ठीक है बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, मगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो याद क्या रखोगे बेटा? ये वो रेस्पिरेशन है जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चाहे वो फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, ऑर्गेनिक एसिड हो, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और क्या निकलती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि जो रेस्पिरेशन है इसके 2 टाइप्स है, मगर बेस क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे जो नाम रखा है बेटा उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा उसे एनारोब कहते हैं। ठीक है। और सॉरी बेटा, अच्छा, उसे एनारोब कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है बेटा फूड का, बल्कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन फूड होता है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज कि इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एक ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है, सिर्फ ये उन ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ कितना प्रोवाइड करेगा? ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और उसके बाद इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसको जाइमोसिस भी कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फर्मेंटेशन, बेटा डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन। कभी कोई बोलेगा व्हाट एक्चुअली जाइमोसिस इज, बेटा जाइमोसिस भी वही है। जाइमोसिस का मतलब है एक एंजाइम होता है जाइमेस, किसके पास? यीस्ट के पास। ठीक है, जो शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू अल्कोहल में। समझ आया बेटा? तो ये इसी वजह से इसका नाम जाइमोसिस भी देते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड जाइमोसिस। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपने अब इससे रिलेवेंट याद रखे। चलिए बेटा इसके कुछ टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके? एनारोबिक रेस्पिरेशन के। अच्छा बेटा क्वेश्चन है आपसे, मिस्टर हसन मुझे ये बताइए एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है इन केस ऑफ यीस्ट सेल? इथेनॉल। बस सिर्फ इथेनॉल ही है? नहीं बेटा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर नहीं है बेटा, एटीपी है, वाटर वहां पे नहीं है। अच्छा बेटा आप मुझे बताइए माय डियर कि जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारे ह्यूमन मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, क्या है? लैक्टिक एसिड और एटीपी। क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, रिलीज होता है? नहीं। ये याद रखना। ठीक है, कभी क्वेश्चन आया था एक बार, तो उसी वजह से एंड प्रोडक्ट इन यीस्ट भी याद रखना, एंड प्रोडक्ट इन लैक्टिक एसिड नहीं, ह्यूमन मसल्स। ठीक है, जिसमें फिर वो लैक्टिक एसिड बनता है। अच्छा चलिए बेटा अब क्या आते हैं? टाइप्स। किसके टाइप्स बेटा पढ़ोगे? टाइप्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बेटा ये तो पढ़ा है आपने,
कौन? रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है, एरोबिक और एनएरोबिक। मगर यहां पे एक्स्ट्रा चीजें पता चलेगी। एनएरोबिक के भी फर्दर टाइप्स है बेटा। कितने टाइप्स है? मैं इधर लिखता हूं 2 टाइप्स है। तो वो कौन से 2 टाइप्स है? आइए बेटा देखते हैं कौन कौन से है विथ एग्जांपल्स। पहला वाला जो टाइप है बेटा, याद रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा, खुदा के वास्ते ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि कंसेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। वरना मैं चाहता तो मैं सीधे आ जाता, मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था, लेकिन मुझे अपनी जगह सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीजें बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, और बीइंग ए टीचर मेरे हक भी है कि मैं वो सारी चीजें आप तक पहुंचाऊं, ताकि कल को जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करे आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। ठीक है बेटा। अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के क्या है बेटा? 2 टाइप्स है। वो टाइप्स क्या है आपको खुद समझ आ जाएगा। पहले वाले को बोलते हैं बेटा ओब्लिगेट एनएरोब्स। ओब्लिगेट एनएरोब्स, ओब्लिगेट एनएरोब्स। और दूसरे वाले को हम नाम देते हैं बेटा फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एरोब्स। यहां एरोब्स लिखना, कंफ्यूज नहीं करना, मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों लिखा। ठीक है बेटा। तो कितने टाइप्स है? 2। क्या मैं ये 2 टाइप्स एरोबिक के बता रहा हूं या एनएरोबिक के? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के। चलिए बेटा देखते हैं ओब्लिगेट एनएरोब्स क्या होते हैं। याद रखना बेटा नाम है ओब्लिगेट। ओब्लिगेशन जब आपको कभी बोलते हैं हो ये चीज, ये काम जरूरी है, तो यहां पर यही याद रखना है ओब्लिगेट एनएरोब्स। ये ऐसे एनएरोब्स होते हैं, ऐसे एनएरोब्स जो सिर्फ तब रेस्पिरेशन करेंगे व्हेन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इनका कांटेक्ट बेटा किसके साथ हुआ तो दे गेट किल्ड, ये मर जाते हैं। तो ये अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं ओब्लिगेट एनएरोब्स क्या है, तो ये क्या करते हैं? दे शो ऑनली विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बेटा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, स्ट्रिक्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा बेहतर रहेगा। दे शो ऑनली या स्ट्रिक्टली एनएरोबिक रेस्पिरेशन एंड गेट किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा अगर इनका कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ हुआ ना तो ये मर जाते हैं, इसलिए ये वहीं पर रहना पसंद करेंगे जहां पर क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल, एक बैक्टीरिया है बेटा, उस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। उसका नाम है क्लोस्ट्राइडियम, CLOSTRIDIUM, क्लोस्ट्राइडियम। और इसका जो ये तो जीनस बोलते हैं इसको बोट्यूलिनम, BOTULINUM, क्लोस्ट्राइडियम बोट्यूलिनम। और बेटा एक बैक्टीरिया है, ये स्ट्रिक्टली एनएरोबिक है। अगर इसका कांटेक्ट बेटा किसके साथ हुआ? ऑक्सीजन के साथ, तो समझो इसका काम खत्म, तमाम। समझ आया बेटा? तो इन्हीं को बोलते हैं ओब्लिगेट। बस इनके लिए एक ही है, इनको होनी चाहिए एनारोबिक कंडीशन। जहां पे भी एनारोबिक कंडीशन हो बेटा ये वहां पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, अगर पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कि ये तब भी सर्वाइव करेंगे? अब आप बोलोगे सर क्यों? क्यों बेटा करेंगे सर्वाइव तभी? बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों करेंगे सर्वाइव? क्योंकि ये उसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है, जहां और फूड तो इनको ऑक्सीजन के बगैर ही ब्रेक डाउन, तो इनको एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है। चलिए बेटा ये हो गया, इसका एक एग्जांपल काफी है। आइए फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब हो गया ना थोड़ा गड़बड़ टाइप। गड़बड़ टाइप मतलब क्या हो गया? इसमें कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। ये कश्मीर के, अब कह तो नहीं सकते, ठीक है, गलत ही हो जाता है, लेकिन जैसे आपने देखो कश्मीर के हालात क्या रहते हैं ना, कभी मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है। कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, आपने खुद भी देखा होगा। ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड कभी चलता है इंटरनेट कुछ दिनों के लिए, फिर अचानक से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वैसे ही ये है, नाम क्या है? फैकल्टेटिव एरोब्स। कंफ्यूज मत करना बेटा, एरोब समझोगे ये शायद एरोब नहीं, ये होंगे एनएरोबिक। होंगे क्या ये? मैं इधर लिखता हूं डेफिनेशन, डेफिनेशन पे आइए बेटा। दे आर एनएरोब्स। ओ बेटा ये कंफ्यूज कराता है फिर बच्चों को, इसलिए याद रखना, दे आर एनएरोब्स बट कैन स्विच ओवर, बट कैन स्विच ओवर टू एरोबिक कंडीशन, टू एरोबिक कंडीशन। बेटा याद रहा? मेरे हिसाब से शायद याद नहीं रहा। सुनो बेटा, फैकल्टेटिव एरोब्स लिखा है, मगर आपको याद रखना है ये होते एनएरोब्स है, लेकिन अगर इनका कांटेक्ट किसके साथ आया? ऑक्सीजन, ये अपने आप को फिर क्या बनाएंगे?
दे कैन शो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जनरली ये पसंद करते हैं किसको? एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। लेकिन इनमें एक चीज अच्छा है कि कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ हुआ भी तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको क्या प्रॉब्लम थी? ये तो मर जाते हैं, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एग्जांपल आप यीस्ट ही लिख सकते हैं, यीस्ट। ठीक है बेटा। तो यीस्ट अगर कोई पूछेगा जनरली क्या है, वो जनरली है एनएरोब, मगर एरोबिक रेस्पिरेशन भी शो कर सकता है अगर ऐसी कंडीशन उसके पास आई। समझ आया बेटा? तो इसी तरीके से अब ये जो फैकल्टेटिव वाला है ना, तो ये जो फैकल्टेटिव वाला है इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि ये सरवाइव करेंगे दोनों जगहों पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहा आपको बेटा? वो सच बताना। चलिए अगर आपको ये वाला याद रहा, ये था एनएरोबिक रेस्पिरेशन और उसके दो टाइप्स। अब दूसरे वाले पे आते हैं, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए माय डियर, कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? अगर आपको सचमुच में ये क्वेश्चन डेवलप हुए हैं, मतलब ये समझ आ गया है। चलिए बेटा आप मुझे बताइए, वेरी गुड। आप मुझे बताइए एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है या पार्शियल ब्रेकडाउन? पार्शियल ब्रेकडाउन, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। शाबाश। आप मुझे बताइए बेटा, वो उन ऑर्गेनिज्म्स को क्या कहेंगे? उन ऑर्गेनिज्म्स को क्या कहेंगे विच शोज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबस। वेरी गुड बेटा। कुछ एग्जांपल्स बताइए एनारोबस के। वेरी गुड। यीस्ट है, कुछ एंडोपैरासाइटस है, ह्यूमन मसल्स भी है, मगर कब? इन केस ऑफ हैवी एक्सरसाइज। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी हुए जो ज्यादातर किस में रहते हैं? पानी में रहते हैं, वाटर लॉज्ड कंडीशंस में। इसका बेस्ट एग्जांपल राइस याद रख सकते हैं। राइस जब तक सीडलिंग्स होते हैं तो तब तक वो क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसलिए कुछ टाइम के लिए हमें फील्ड को कंटिन्यूअसली वाटर देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए बेटा इसको भी इसी हिसाब से देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या लिखूं बेटा? यहां पे पहला वर्ड ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या था बेटा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर 2, इसका ये पॉइंट नंबर 1 समझो। अब पॉइंट नंबर 2 देखो बेटा, जिन ऑर्गेनिज्म्स में क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन, उनको क्या नाम दोगे बेटा? उन ऑर्गेनिज्म्स को एरोब्स। The organisms which shows aerobic respiration are called as aerobes. अब आप बोलोगे सर कौन है एरोब्स? वो बेटा प्लांट्स है ना एरोब्स। मोस्टली प्लांट्स आर एरोब्स, दे शो एरोबिक रेस्पिरेशन। एनिमल्स, ज्यादातर एनिमल्स भी क्या है बेटा? एरोब्स ही है। हम खुद यानी कि ह्यूमंस क्या है बेटा? एरोब्स। ठीक है, तो ये याद रखो, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स क्या है? एरोब्स। क्योंकि एरोब्स जो है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन आएगा, मुझे आप खुद बताओ, इज विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज बेटर? एरोबिक। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि आप खुद लिखो नीचे ये पॉइंट, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ, पहले लिखो, इसमें होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड जो है बेटा वो कंप्लीटली तौर पर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन। वहां क्या था? इनकम्प्लीट। और एक और पॉइंट याद रखना बेटा, इसमें एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है उससे कितनी एनर्जी निकलती है बेटा, ये मैं आगे बताऊंगा। किसी जगह लिखा होगा 36, आप दोनों लिखना, किसी जगह 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों है आगे पता चलेगा। वहां एक ग्लूकोज कितना देता था बेटा? 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यहां कितना देता है? 36 या 38, डिपेंडिंग अपॉन द सेल। इंशाल्लाह डिस्कस हम आगे करेंगे। एक और पॉइंट बेटा याद रखो, यहां पे एंड प्रोडक्ट्स। वहां एंड प्रोडक्ट्स क्या थे बेटा? यीस्ट की बात करते थे तो अल्कोहल था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ATP था। ठीक है, ह्यूमन मसल्स की बात की थी तो लैक्टिक एसिड और ATP था। यहां एंड प्रोडक्ट जब बनेगा तो क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ATP। ठीक है बेटा, याद आ रहा है? क्योंकि थोड़ा सा आइडिया तो लगा होगा कि हाँ सर ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, अब ये तो हो गई किसके बारे में बेटा बात? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा, ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। अभी हम मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, ना हमने एनारोबिक का मैकेनिज्म देखा, ना किसका? एरोब्स का। फिलहाल हम थोड़ा सा क्या ले रहे हैं? आइडिया ले रहे हैं, थोड़ा कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। चलिए बेटा, अब ये जो वाली प्रोसेस है कौन? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके भी क्या बनेंगे? टाइप्स। तो लिखिए टाइप्स।
बेटा चिंता मत कीजिए, लास्ट में एक थोड़ा सा फाइनल टच भी दूंगा ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए बेटा टाइप्स पे आ जाते हैं। किसके टाइप्स मगर अब? वेरी गुड बेटा, टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। बेटा जिस तरह वहां कितने टाइप्स थे? 2 थे, तो यहां पर भी बेटा क्या है? 2 टाइप्स है। वहां पे 2 टाइप्स का जो नाम था वही सेम नाम यहां भी रहेगा, मगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो आपको बेटा याद रखना है। पहले वाले का यहां भी नाम होगा ओब्लिगेट एरोब्स, बिल्कुल सही, ओब्लिगेट एरोब्स। तो आई होप दैट अगर आपने वो वाला याद रखा, ये वाला आप खुद अब लिख पाएंगे, ठीक है। और दूसरा वाला जो है उसका क्या नाम देंगे बेटा? फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, मगर फैकल्टेटिव क्या? एनारोबस, ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोबस। चलिए बेटा इसको क्या बोलेंगे फिर? ये होंगे क्या? ये स्ट्रिक्टली क्या होंगे बेटा? स्ट्रिक्टली शोज कौन सी? एरोबिक रेस्पिरेशन। स्ट्रिक्टली शोज एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर क्या आ गया? इन केस ऑफ, अगर इन एब्सेंस क्या होगा? ऑक्सीजन, ये मर जाएंगे, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे गेट किल्ड, दे गेट किल्ड, ये मर जाएंगे बेटा। इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी नहीं लिखती है, लेकिन मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब है आपको भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो मतलब ये आप लिख सकते हो, दैट इज बैसिलस सबटिलस। ये भी बैक्टीरिया है बेटा, बैसिलस SUBTILIS सबटाइलिस। वहां पे क्या था? कोलोस्ट्राइडियम बोट्यूलिनम। यहां पे भी बैक्टीरिया है, मगर बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस सबटाइलिस। ये स्ट्रिक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। इन केस ऑफ देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गेट किल्ड। चलिए बेटा फैकल्टेटिव पे आते हैं। फैकल्टेटिव क्या होंगे? फैकल्टेटिव एनारोब्स है, तो ये क्या होंगे एक्चुअली? दे आर, ये हाँ ये एरोब्स होंगे, दे आर एरोब्स बट स्विच ओवर। लेकिन स्विच ओवर कर सकते हैं कहां? बट स्विच ओवर टू, या बट स्विच ओवर टू शो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। है ये क्या? जनरली एरोब्स, मगर रेस्पिरेशन ये वो भी दिखा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मसल्स है ना बेटा। हमारी मसल्स एक्चुअल में क्या है? एरोब्स। इस वक्त मैं यहां पे हूं, एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। अभी मैं अगर बहुत ज्यादा क्या करूंगा? एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, या जैसे आपने एथलीट्स में देखा होगा, वो जब क्या करते हैं? काफी हैवी एक्सरसाइज करते हैं। फिर आपने देखा होगा उनके जो होते हैं उनके साथी, फिर उनको यहां पे क्या करते हैं? इस तरह गर्म जो पानी लेते हैं, फिर यहां पे ऐसे, क्योंकि वहां पे जगहों पे मसल्स पे क्रैम्प पड़ जाता है। वो क्रैम्प एक्चुअली पड़ जाता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वो तो तभी होगा जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मसल को ना पाए, मसल के सेल्स को ना पाए, ठीक है जनरली। मगर है क्या? फैकल्टेटिव एनारोबस है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आपको याद रखना है रिलेटेड विथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो बेटा आज के लिए तो चलो इतना रखते हैं, मगर कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा जो आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 सुनिए बेटा, अगर आपको अब सचमुच में क्लियर हुआ है, ये पहले भी मैंने दिया था, लेकिन मैंने फिर जब एनसीईआरटी देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आपके साथ वंस अगेन ये क्या है ना डिस्कस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 सुनिए बेटा, अगर कोई आपको बोलेगा व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, आप शॉर्ट में बोलोगे सेल के अंदर जब फूड या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, समझ आया? चाहे फिर वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट्स हो। ये आगे भी डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। नंबर 2 रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है। ए जो पहले डिस्कस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट यूज्ड, विच सबस्ट्रेट यूज्ड। तो 2 टाइप्स है। नंबर 1 प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 वेरी गुड, नंबर 2 क्या है? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फिर दूसरा जो आज डिस्कस किया
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस एब्सेंस में होगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा। अब बाकी जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आज आपको बता दिया वो था उनके टाइप्स। टाइप्स अगर हम देखेंगे पहले एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, उसके दो टाइप्स है, ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके भी कितने हैं, दो टाइप्स है, ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव। मगर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन नीट में कैसे आता है वो देगा इस तरीके से, बताएगा बैसिलस सबटाइलिस कौन सा टाइप है, मतलब कौन सी रेस्पिरेशन शो कराता है। ठीक है। पहले तो आपको पता है क्या कराता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या है, इज इट फैकल्टेटिव और इज इट ओब्लिगेट, तो ओब्लिगेट। ऐसे अगर इसकी जगह लिखा होगा जो पहले लिखा था कोलोस्ट्राइडियम बोटुलिनम, ठीक है ना, तो वहां पे भी है मगर ओब्लिगेट एनाएरोबिक या एनाएरोबिस। ठीक है बेटा। अब यहां पे फैकल्टेटिव एनाएरोब है तो गलती मत करना, आपको लगेगा ये भी क्या है, एनाएरोबिक। नहीं बेटा, ये होंगे एरोबिक मगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी शो कराएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना रखेंगे। एक बार फिर से यही कहूंगा कि इन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके मेहनत कीजिए। NCERT वंस अगेन सुनिए, NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। जो चीजें लिखाई है यहाँ पे उनको वहां पे नोट डाउन कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको नोट डाउन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, शायद मेरे हिसाब से इंशाल्लाह हम अब जल्दी ऑफलाइन क्लासेस में मिल सकेंगे इंशाल्लाह, ताकि और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो। मगर एक चीज बेटा कहूंगा, जब भी ऑफलाइन क्लासेस में आओगे ये सारी चीजें, ये सारे वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, तब जाके ही आपके आने वाले लेक्चर्स में जो कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा इसी के साथ दीजिए फिर सर को इजाजत, आज के लिए रखेंगे इतना ही। अल्लाह निगहबान।